गर्मी के दिन थे। सूरज आग बरसा रहा था। हवा में आग बरस रही थी और पंछी भी छांव की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। मिट्टी की सौंधी खुशबू अब तपती जमीन की जलन में बदल चुकी थी। गांव के पोखर और तालाब सूख चुके थे और खेतों की मिट्टी दरारों से भर गई थी। तेज धूप के कारण खेतों में काम करना मुश्किल हो गया था। किसान सुबह जल्दी और शाम ढलने के बाद ही खेतों में जाने की हिम्मत करते थे। गांव सूरजपुर में दोपहर के समय कोई भी बाहर नहीं निकलता था। घरों की छप्परों के नीचे बैठकर लोग हाथ के पंखे से हवा करने के लिए मजबूर थे। बच्चे अपने अपने घड़ों से ठंडा पानी निकालकर घूंट घूंट पी रहे थे और महिलाएं चूल्हे के पास खड़ी पसीने से तर थीं। गर्मी की वजह से खाना जल्दी खराब हो जाता था, इसलिए लोग बचा हुआ खाना छांव में रखते थे या जल्दी खत्म कर देते थे। कई बार तो 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। गांव के लोग अधिकतर गरीब थे। ज़्यादातर लोग खेतों में मजदूरी करते थे या छोटे मोटे काम करके पेट पालते थे। गर्मी में काम करना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन पेट की आग बुझाने के लिए लोग सूरज की जलती किरणों में मेहनत करते थे। बहुत से घरों में पंखा तक नहीं था और लोग हाथ के बने पंखों से ही हवा करने को मजबूर थे। कई बार बिजली चली जाती थी, जिससे हालात और भी खराब हो जाते थे। गरीबी का असर हर जगह दिखता था। घरों में अन्न की कमी थी। कुछ घरों में तो लोग दिन में एक ही बार खाना खाकर गुजारा करते थे। कई बार तो माँ बाप खुद भूखे रहकर बच्चों के लिए खाना बचाते थे। गांव के बच्चे सूखी रोटी या बासी खाना खाकर ही पेट भरते थे। जिनके पास कुछ नहीं होता, वे खेतों में जाकर गेहूं या चने के दाने चुनकर लाते और उसे भूनकर खाते। भूख और प्यास की मार सबसे ज्यादा बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ती थी। कई बच्चे कुपोषण के शिकार हो चुके थे। शरीर पर केवल हड्डियां दिखती थी और चेहरों पर थकान साफ झलकती थी। कई बार परिवार के लोग पेट भरने के लिए आधा अधूरा खाना खाते, जिससे वे कमजोर होते जा रहे थे। खेतों में काम करने वाले मजदूरों को अक्सर चक्कर आ जाते थे, लेकिन फिर भी वे काम करने को मजबूर थे, क्योंकि अगर एक दिन भी काम बंद हुआ तो परिवार भूखा रह जाएगा। पक्की सड़कों पर आग इतनी बरस रही थी कि नंगे पैर चलते ही छाले पड़ जाते थे। दोपहर के समय जब लू अपने चरम पर होती, तो लोगों के सिर ढकने के बावजूद बदन झुलसने लगता था। कुछ लोग सिर पर गीला कपड़ा रखकर राहत पाने की कोशिश करते थे। गर्मी से बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते थे। कुछ लोग अपने घरों की छतों पर घास या टाट बिछाकर उसे पानी से गीला रखते, ताकि गर्मी अंदर ना आए। मिट्टी के घर अधिक ठंडे रहते थे, इसलिए लोग दिन में अधिकतर समय अंदर ही बिताते थे। बच्चे नहरों या कुएं के पास जाकर ठंडे पानी में पैर डालकर राहत महसूस करते थे। कुछ लोग अपने सिर पर गीला कपड़ा रखकर बाहर निकलते, ताकि लू से बचा जा सके। कई घरों में पानी की किल्लत थी। कुएं और हैंडपंप सूखने लगे थे। लोग मटकों में पानी भरकर रखते थे, ताकि दिन भर के लिए थोड़ा पानी बचा रहे। कुछ लोगों को दूर नदी या तालाब से पानी लाने जाना पड़ता था।
जहां सूखे की वजह से कीचड़ ही बचा था। गरीब परिवारों के पास ठंडा पानी खरीदने तक के पैसे नहीं थे, इसलिए वे गर्म पानी पीकर ही काम चलाते थे। कई बार तो पानी बचाने के लिए लोग दोबारा उबलते हुए पानी को ठंडा कर पीते थे। इसी बीच गांव में राहत की खबर आई। जिला प्रशासन ने पानी के टैंकर भेजने की घोषणा की। यह सुनकर गांव में हलचल मच गई। लोग घड़े और बाल्टियां लेकर लाइन में खड़े हो गए। सूरज सिर पर था, लेकिन पानी की जरूरत ने सबको इंतजार करने की हिम्मत दी। घंटों की प्रतीक्षा के बाद टैंकर आया और लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि पानी कम था और हर परिवार को सिर्फ 2 बाल्टियां पानी मिल रहा था, फिर भी यह पानी गांव वालों के लिए अमृत के समान था। कुछ समय बाद बारिश हुई और बारिश ने गांव में कुछ समय के लिए राहत जरूर दी, लेकिन स्थायी समाधान की जरूरत थी। पानी की व्यवस्था, बिजली और रोजगार जैसी समस्याएं अब भी बनी हुई थी। गांव के लोगों ने महसूस किया कि सिर्फ बारिश पर निर्भर रहना उचित नहीं होगा। जल संरक्षण की व्यवस्था करनी होगी, जिससे भविष्य में ऐसी परेशानी से बचा जा सके। रामू और कुछ अन्य किसानों ने मिलकर गांव में तालाब खुदवाने और पानी बचाने की योजना बनाई। पंचायत में इस विषय पर चर्चा शुरू हुई और महिलाओं ने सरकार से मदद मांगने का निर्णय लिया। गांव वालों की मेहनत और एकता रंग लाई। जल संरक्षण योजना के तहत गांव में कई छोटे छोटे तालाब और जल संरक्षण इकाइयां बनाई गई। पंचायत की लगातार कोशिशों से सरकार ने भी सहायता प्रदान की, जिससे गांव में एक बड़ा जलाशय तैयार किया गया। बारिश के पानी को संरक्षित करने के लिए विशेष नालियां और कुएं खुदवाए गए। धीरे धीरे गांव का दृश्य बदलने लगा। अब गर्मी के मौसम में भी गांव में पानी की किल्लत नहीं थी। किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलने लगा, जिससे फसलें अच्छी होने लगी। मजदूरों को गांव में ही रोजगार मिल गया और जिस कारण मजदूरों को गांव से शहर आने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बिजली और सौर ऊर्जा परियोजनाओं की मदद से गांव के घरों में पंखे और कूलर चलने लगे। अब लोग आराम से रात बिता सकते थे और बच्चों की पढ़ाई भी बिना बाधा के होने लगी। अब बच्चे बिना किसी परेशानी के स्कूल जाने लगे, क्योंकि पहले गर्मी अधिक होने के कारण बच्चे बाहर तक नहीं जा पा रहे थे, लेकिन सरकार की मदद के बाद अब बच्चे भी बहुत आराम से स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं और आराम से खेलते हैं। अब गांव के लोगों को भी शहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि गांव में ही सरकार ने सभी व्यवस्थाएं करवा दी थी। पानी की जो सबसे बड़ी किल्लत थी उसे सरकार ने दूर करा और गांव के घरों में सरकार ने कूलर लगवाए। अब गांव के सभी लोग सुख और शांति से रह रहे थे। किसी को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं थी। लोगों को रोजगार भी मिल गया था। अब सब खुशी खुशी रह रहे थे। गांव वालों ने यह साबित कर दिया कि यदि एकजुट होकर काम किया जाए तो कोई भी कठिनाई ज़्यादा समय तक नहीं रह सकती। अब सूरजपुर न सिर्फ गर्मी से राहत पा चुका था, बल्कि एक आत्मनिर्भर गांव के रूप में उभर रहा था। यह सफलता एक प्रेरणा बन गई, जिससे अन्य गांव भी सीख लेकर जल संरक्षण
और आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाने लगे। अब अन्य गांव भी धीरे धीरे अपने गांव में बिजली की सभी समस्याओं को खत्म कराने लगे और धीरे धीरे तालाब बनवाने लगे ताकि किसी को भी पानी की किल्लत ना हो। अब बच्चों को भी पेट भर के भोजन मिल रहा था और माता पिता को भी अपना आधा खाने की जरूरत नहीं थी। अब गांव के सभी लोग अपना जीवन बहुत अच्छे से बिता रहे थे और गांव वाले भी सूरजपुर गांव से सीख ले रहे थे कि कैसे हमें हर मुश्किल से एक साथ एकजुट होकर सामना करना है। अब सरकार ने तालाब और नहरों के साथ साथ गांव में जगह जगह पर मटकों में पानी भरकर रखवा दिया था ताकि लोगों को जब गर्मी लगे तो वो उस पानी को पी सके और थोड़ी राहत पा सके। और सरकार ने कई गुना और पेड़ पौधे भी लगवाए जिससे लोगों को ठंडी हवा के साथ साथ छाया भी मिल सके। अगर आप हमसे किसी और टॉपिक पर कोई कहानी चाहते हैं तो आप कोई टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट में।